कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा। तुम्हारा वक्त चल रहा है, हमारा पूरा दौर आएगा। साथियों नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और इस समय आपकी स्क्रीन में सीधे जो आप लाइव देख पा रहे हैं, निश्चल मित्तल। निश्चल मित्तल एक ऐसा नाम जिसने एक परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मेहनत इतनी खामोशी से की है कि अब शोर मच रहा है। तो निश्चल से संवाद को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए जरूरी है कि आप इनसे कुछ इस परीक्षा से जुड़े हुए सामान्य से सवाल पूछें और इस संवाद को उपयोगी, सार्थक और ज्ञानवर्धक बनाने में हमारी मदद करें। निश्चल भाई, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस परीक्षा का नाम क्या है? एक छोटा सा सबसे सरल सवाल। इस परीक्षा का नाम है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो मिनिस्ट्रीज जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दिल्ली में, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। अच्छा, केवल दिल्ली में? हाँ, मतलब केस बाय केस बेसिस पे किसी स्टेट की गवर्नमेंट को एज एन एडवाइजर कभी भेज दिया जाता है, लेकिन मोस्टली दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है। मूल रूप से माने आर्थिक सलाहकार। हाँ, आर्थिक सलाहकार। आर्थिक विषयों पर हाँ, सरकारों को उचित मार्गदर्शन और सलाह देने वाले लोग होते हैं आईईएस। हाँ, हमको पॉलिसी मेकर भी बोला जाता है। पॉलिसी मेकर। हाँ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि घर वालों को पता ही नहीं था कि आप ये परीक्षा दे रहे हैं? घर वालों को आइडिया था कि कुछ तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना पूरी तरीके से नहीं पता था कि किस तरीके के एग्जाम की, किस परीक्षा की हाँ, तैयारी कर रहे हैं ये पता नहीं था। किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पता था, हाँ, लेकिन किस तरीके की जॉब है, नौकरी किस तरीके की है, वो ज्यादा आइडिया वर्क नहीं ऑफ था। नेचर के हाँ, बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ। आपको कब लगा कि आपको ये परीक्षा देनी चाहिए? मुझे अक्टूबर 2022 के आसपास उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अक्टूबर 2022 और जनवरी 2024 में जब परीक्षा परिणाम आया, देश भर में पहला स्थान आपको मिला है। ये जानकारी कहाँ से आपको मिली? मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तब मुझे बीच में ये खबर मिली कि रिजल्ट आया है। अच्छा। तब मैंने रिजल्ट चेक किया, तब वहाँ मुझे अपना स्थान दिखा, फर्स्ट रैंक दिखी। फर्स्ट रैंक दिखी। शॉक्ड हुए या आश्वस्त थे? आश्वस्त पूरी तरीके से तो मतलब पहले से आइडिया नहीं था कि हो जाएगा, फर्स्ट रैंक हो जाएगी। ये तो था कि हो तो जाएगा, होने के लिए आश्वस्त था। अच्छा, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तो आश्वस्त थे। हाँ, लेकिन रैंक और स्थान पहला होगा, ये एक मतलब मेरे लिए भी एक बड़ी चीज थी कि मेरा फर्स्ट रैंक आया है। दीक्षा गुप्ता, सतीश बंसल आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं ले लीजिए पहले। धन्यवाद धन्यवाद। अब थोड़ा सा नए लोग, नए जो युवा है जो इस परीक्षा में अपियर होना चाहते हैं, उनके लिए आप कहां से सलाह देना शुरू करेंगे? इस परीक्षा में अपियर होने के लिए सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो मास्टर्स होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए। कोई परसेंटेज है या? आई थिंक जनरल कैटेगरी के 60% है। 60% फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए एमए में। अच्छा। उसके बाद अगर तैयारी करनी है तो कुछ कोचिंग्स हैं, बट मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था, क्योंकि केवल सेल्फ स्टडी से ही किया था, क्योंकि मेरी जॉब के साथ मैं कर रहा था। स्विस बैंक में आप हाँ नौकरी कर रहे थे मुंबई में? हाँ, तो मैं सेल्फ स्टडी के से ही किया हूँ। तो क्योंकि मास्टर्स हमने कर रखी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है जो सिलेबस में है। बाकी जैसे यूपीएससी के सिलेबस के लिए बाकी लोग भी बोलते ही हैं कि सिलेबस के हर टॉपिक का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो वो एक तरीका है इसके सिलेबस को कवर करने का। और क्योंकि इसका एक मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट रिटन एग्जामिनेशन में होता है, तो आपको रिटन आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। तो वो दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। यूपीएससी हर साल जैसे आईएएस वाली जो सिविल सेवा परीक्षा है उसी के अनुसार नियमित अंतराल से परीक्षा कराती रहती है या कभी कभी ये वैकेंसी आती है? ये हर साल वैकेंसी आती है। अगर इस साल की वैकेंसी का ऑलरेडी कैलेंडर डिक्लेयर हो चुका है, वो जून में इसका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम,
और हर साल लाइक पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन हर साल होती है, हर साल परीक्षा होती है। तो थोड़ा सा लोगों को आप ये बताएं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन कब किस महीने में आता है? इस परीक्षा का चीजें निर्धारित होती होंगी। इस परीक्षा का नोटिफिकेशन अप्रैल में आता है। अच्छा, अप्रैल महीने में नोटिफिकेशन आता है, तभी फॉर्म चालू होते हैं। और उसके बाद जून में इसका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, जिसमें 3 दिन में 6 पेपर होते हैं। 3 दिन के अंतराल में 6 पेपर होते हैं। तो अच्छा, 9 से 12 इकोनॉमिक्स या 4 पेपर इकोनॉमिक्स के होते हैं, 1 पेपर जीएस का होता है, जनरल स्टडीज, और 1 पेपर इंग्लिश का होता है। अच्छा, ये सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, रिटन पेपर। ये 6 पेपर टोटल 1000 मार्क्स के होते हैं। तो इसके बाद अराउंड अगस्त में रिजल्ट आता है, अगस्त सितंबर के आसपास, रिटन पेपर का। उस रिटन पेपर के उसके बेसिस पे आपके इंटरव्यूज होते हैं, बाद में इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू इस साल दिसंबर में हुए थे। हर साल डिफरेंट मंथ्स में हो सकते हैं, बट अराउंड यही होता है, नवंबर दिसंबर के लगभग वही होता है। और उसके बाद इस साल थोड़ा रिजल्ट लेट हुआ था, अदरवाइज रिजल्ट दिसंबर में ही आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा 10-15 दिन का हेर फेर हो गया। हाँ। दीपक शर्मा कह रहे हैं भांजे राजा को बधाई, और समय सिंह भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं आप दे लीजिए। धन्यवाद। तो आईएएस की तरह जैसे 3 स्टेप नहीं है, इसके 2 ही स्टेप हैं। हाँ, इसके 2 ही स्टेप हैं, इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू। हाँ, इसमें एक ही परीक्षा होती है, 3 दिन में 6 पेपर आपको देने होते हैं। क्या टाइमिंग रहती है उनकी? सुबह 9 से 12 एक पेपर होता है, 2 से 5 एक पेपर होता है। 3-3 घंटे के 3 2 पेपर होते हैं एक दिन में, और 6 पेपर हो जाते हैं 3 दिन। तैयारी के लिए कैसे व्यक्ति अपने आप को, कोई युवा अगर अभी इस वीडियो को आपको देखते हुए अपने मन में सोचता है, तो थोड़ा सा उसे आप कैसे? मेरे हिसाब से यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसका सबसे पहले सिलेबस जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो उस सिलेबस की हर टॉपिक के बारे में, उसकी हर डायमेंशन जो होती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, अपने मन बनाना बहुत जरूरी है। परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी, क्योंकि आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है कि आपको कुछ चैलेंजेस होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे, और जितना आप सोच रहे हैं स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन, उससे ज़्यादा ही चैलेंजेस आएंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको दिमाग में रेडी रखना पड़ेगा अपने मानसिक तौर पे। और बीच में ऐसे कई सारे मोमेंट आएंगे जहाँ पे आप ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका कि अब मैं नहीं कर रहा तैयारी, होपलेस होगा। तो आपको, क्योंकि आप पहले से डिटरमिन होके आए हैं, तो वो आपके साथ नहीं होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका वहाँ कुछ टाइम वेस्ट हो जाए। सो दूसरा यही है कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका सिलेबस को प्रिपरेशन करना, और किस तरीके से वो पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो रिटन, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा रिटन एग्जाम है, और यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, आपको अपने विचारों को अच्छे से लिखना है। तो आपका ना केवल आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए, बल्कि वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। तो हर एग्जाम की अपना एक तरीका होता है, हर एग्जाम के लिए अलग तरीके की नॉलेज, अलग तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है। इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली रिटन एग्जाम पे फोकस करना और नॉलेज पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रितिका शर्मा है, नरेंद्र परमार है, सुनील सिंगल हैं, गौरव अग्रवाल हैं, नब्बू खान है, सब आपको थोड़ी सी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं, ग्रहण कर लीजिए आप। सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। नर्वसनेस से लड़ने के लिए एक यूपीएससी के विद्यार्थी को क्या कुछ उपाय अपने आप में कर लेने चाहिए? नर्वसनेस तो आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस अपना ऊपर रखना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको सपोर्ट करते हों, ना कि आपको डीमोटिवेट करते हों। और तीसरा यह है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो नर्वसनेस नहीं आएगी उतनी, क्योंकि आपको नहीं लगेगा कि मैं पढ़ा नहीं या फिर कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप अपनी हॉबी को, जो भी आपकी हॉबी है अदर देन स्टडी, वो भी आप कंटिन्यू रखें। उससे आपको थोड़ा सा आपकी माइंड फ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है, तो आपको भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है किसी को भी 16 घंटा पढ़ना, 17 घंटे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया तो मेरे पास थे भी नहीं। आप में बड़ी बात है कि आपने बैंकिंग का जॉब करते हुए ये तैयारी की है। हाँ, तो मेरे पास थे ही नहीं 16-17 घंटे। तो उस चीज़ के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको ज़रूरी है कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन होता है। आपको बस आपको ज़्यादा एफिशिएंट रखना है, अपना दिमाग मतलब शार्प रखना है, तेज रखना है।
वो आपके लिए हेल्पफुल होगा इस तरीके के एग्जाम्स में। कैसे तालमेल बिठाया जॉब के साथ साथ? जॉब के साथ साथ धीरे धीरे जैसे क्योंकि आपकी जॉब पूरे दिन भर की तो नहीं है, मेरी जॉब वही एक अराउंड 12 से 8 बजे तक होती है। अच्छा, दिन के 12 बजे से शाम को 8 बजे तक। हम्म। तो उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद के टाइम में कहीं ना कहीं टाइम निकालना तरीके से, जिस तरीके से भी किसी भी तरीके से अगर टाइम निकाला जा सके तो वो एक मेरा अप्रोच था। बाकी हर दिन ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपके लिए जॉब हेक्टिक हो, तो किसी दिन अगर जॉब में आपको 2 या 3 घंटे भी काम करना है तो आप वहाँ पे भी टाइम निकाल सकते हैं। वर्किंग में भी रहते हुए भी तैयारी कर सकते। लेकिन वर्क डे पे भी आपको टाइम निकालना तो जरूरी है ही, चाहे वो आप ऑफिस के बाद निकालें, ऑफिस से पहले निकालें, बट आपको कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। केवल वीकेंड से तो नहीं चलेगा। वीकेंड पे हाँ ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रोजाना बनाए रखना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारा एक पाइल अप हो जाता है सिलेबस आपके ऊपर। इस दौर में सोशल मीडिया काफी एक्टिव है, इससे अपने आप को कैसे बचाया और कैसे बचाना जरूरी भी है? मेरे हिसाब से सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका है। सो आपको, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं इसके, तो आई थिंक आपको बंद ही कर देना चाहिए सोशल मीडिया का यूज। आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे को करना है, मेरे को ये मतलब अजीब लगेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी उस चीज़ की। बाकी मेरे केस में मैं एडिक्शन नहीं था मुझे। तो रोजाना 10 या 15 मिनट देखना, दिस मच वॉच पॉसिबल, मतलब मैंने किया इतना 10 या 15 मिनट, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था ऑफिस प्लस पढ़ाई। तो मेरे लिए 10 या 15 मिनट वो थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश रखना भी बहुत ज़रूरी था। और सोशल मीडिया से आई थिंक मैंने उसको नॉट एज ए कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ या किसी से एडिक्शन के, बस अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए उसका यूज़ किया था। तो बहुत कम इस्तेमाल करें अगर आप कर रहे हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत एडिक्टेड हैं, आपको अगर आपने फ़ोन उठाया या चालू कोई भी सोशल मीडिया ऐप चालू करी और आपको 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गए, तो फिर आप बंद ही कर दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपने बंद नहीं किया? बंद नहीं किया था। कई लोग ऐसा कहते हैं कि फ़ोन को ही बंद कर देना चाहिए और कमरे में से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, ये क्या थॉट है? मेरे हिसाब से फ़ोन को बंद करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि आप अपने एडिक्शन को बंद करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हर किसी चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है, कुछ की नेगेटिव साइड होती है। तो पॉजिटिव साइड सोशल मीडिया की ये भी है कि आपको कुछ लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, मतलब आप देश दुनिया में क्या हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो 5-10 या 15 मिनट करना, 20 मिनट करना इज नॉट आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी। आपको 15-20 मिनट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट आपको अच्छा लगेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका कोई एडिक्शन है, अगर आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है, और उस केस में आपको बंद ही कर देना चाहिए। अगर प्रेम सिंह धाकड़ और उमेश गुर्जर दोनों आपको बधाई दे रहे हैं, उनकी बधाई आप स्वीकार करें। थैंक यू। तो आपने बंद नहीं किया था? बंद नहीं किया था। थोड़ा सा लोगों को साक्षात्कार से जुड़े हुए कुछ बिंदु, कुछ 1-2 सवाल आप बता पाए? साक्षात्कार मेरा दिल्ली में ही हुआ था, यूपीएससी में। तो वहाँ पे मेरा इंग्लिश मीडियम में ही साक्षात्कार हुआ था। इसमें इंग्लिश मीडियम में ही होता है, एग्जाम भी इंग्लिश मीडियम में ही होता है। तो उससे रिलेटेड तो आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं, वो यही देख रहे होते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी सोचने का तरीका कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, और जो आज के टाइम पे चल रहा है देश दुनिया में वो आपको कितने अच्छे से आता है, और जो भी आपने पढ़ा है आप उसको कितना रियल सेक्टर से, जो भी आज के टाइम पे रियलिटी में चल रहा है, उसे आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और साक्षात्कार के लिए आपको खुद से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना जरूरी है। वो 1 या 2 दिन में नहीं आती, वो किताबों में पढ़ के नहीं आती, वो ओवर द टाइम आप अपने आप पे काम करते हैं। का हिस्सा है वो, पर्सनैलिटी का डेवलप आपको करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा। सुरेंद्र सिकरवार हैं, छगन गुर्जर हैं, लोकेश शर्मा है, पुलकित अग्रवाल, सियाराम गुर्जर और माखन पहलवान आपको बधाई दे रहे हैं। इन लोगों की बधाई भी आप स्वीकार कर लीजिए। धन्यवाद। कोई 1-2 हल्का फुल्का सा सवाल जो आपसे पूछा गया हो साक्षात्कार के दौरान? अधिकतर सवाल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही थे। एक सवाल जो था वो ये था कि 1947 के बाद से लेके अब तक पॉलिसी का क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से हमारी पॉलिसी चेंज हुई है,
कैसे हम नेहरू ईरा से इंदिरा ईरा में आए, फिर हम कैसे हम 1991 के बाद का हमारा उदारीकरण हुआ, उसके बाद हमने 2008 की क्राइसिस भी देखी, उसके बाद आज हम ये नेशनलाइजेशन टाइप काइंड ऑफ ईरा में हैं जहाँ पे ये जो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमको एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन गरीबी से रिलेटेड भी थे कि आज के टाइम पे क्योंकि अगर आपको पता होगा 2011 के बाद से गरीबी के कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आ रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। तो ये भी पूछा गया था कि क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उस चीज़ के बारे में काफ़ी एक अच्छा खासा डिस्कशन भी हुआ था। तो इस तरीके के कुछ सवाल मेरे से पूछे गए थे साक्षात्कार में। जो बात आप कह चुके हैं उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है कि सफल होने के लिए कितने घंटे? मुझे लगता है ये सवाल लाजमी भी नहीं है। लाजमी नहीं है। मुझे हर किसी का अलग लेवल होता है। कोई बंदा 12 घंटे पढ़ता है, कोई बंदा 16 घंटे पढ़ सकता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है ये। वो अपने आप से उसे पता लगना चाहिए, क्योंकि आप जब मास्टर कर चुके हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पता है कि आपकी क्षमता कितनी है और आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं कितने कम घंटों में। तो हर किसी के लिए वो अलग होता है। मुझे लगता है कि कोई एक घंटों में कैद नहीं किया जा सकता उस चीज, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है इसका। योगेश चरोरा हैं, सरता इंदिरा अग्रवाल हैं, लोकेंद्र गुर्जर हैं, लवकुश गुर्जर हैं, सौरभ जिंदल हैं, अजीत मीणा हैं, विवेक पंडित हैं, भरतपुर से अजीत मीणा हैं, विवेक पंडित, कृष्ण मुरारी ओझा, सब आपको बधाई दे रहे हैं। एक बार इनकी और बधाई आप ले लीजिए। निश्चल भाई, क्योंकि आपने यूपीएससी की जो आईएएस परीक्षा है, वो लोग कहते हैं कि सिविल सेवा जो परीक्षा है, क्या अभी दिमाग में कुछ है, चल रहा है? अभी तो मेरे को समय नहीं मिला है इस बारे में सोचने का। अभी तक मेरा पूरा इसी पे फोकस था। साथ में आरबीआई का भी मैंने दिया था, तो मेरे को समय नहीं मिला था। और अभी मैं जॉब मेरे चल रहा है, और फिर क्योंकि मैं मुंबई अभी हूँ, तो अभी तो इस बारे में मैंने नहीं सोचा है। बट आने वाले टाइम में किस तरीके से वो जाता है, क्या सोचते हैं, वो काफ़ी मैटर करेगा उस चीज़ के लिए। तो अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। अभी तक उस दिशा में एक जनरल सी मोटी सी बात आजकल काफी चल रही है कि 25 करोड़ लोगों को 10 साल की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? आई थिंक जब भी इस बात को बोला जाता है तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। इसमें बहुआयामी गरीबी जो होती है उसके बारे में इसको बोला जाता है। और ये कोई भारत सरकार के ही फिगर नहीं है, ये जो वर्ल्ड बैंक है उसके भी फिगर सेम तरीके से सेम ही बात करते हैं। और क्योंकि ये बहुआयामी है और इसकी डेफिनेशन जो होती हैं वो सब्जेक्टिव हैं, तो कहा जा सकता है कि उठे तो हैं, इतने ही लोग उठे हैं। हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हैं, जो सरकारी एजेंसी कराती हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो उठे तो हैं लोग, लेकिन ये केवल पैसे के टर्म में नहीं है, मनी के टर्म्स में नहीं है। ये सारे उन टर्म्स के टर्म्स में है कि किसके पास कितने एलपीजी सिलेंडर की आपके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्या आपकी कॉलोनी में नाली है या नहीं है। उसमें बहुत सारे बिंदु, वो करीब 10 से 12 बिंदु हैं उसके ऊपर, और उनकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। सो डेटा इज नॉट सजेस्टिंग कि आपकी नहीं हुआ है ऐसा। डेटा कह रहा है कि हुआ है, लेकिन हर किसी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पैसे के टर्म्स में हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं होंगे जिनकी इनकम आमदनी गिरी होगी, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो उससे क्योंकि लोगों को सिलेंडर मिले हैं, लोगों को नालियाँ मिली हैं, लोगों को पानी मिला है, बिजली मिला है, तो ये चीज़ डेटा में भी देखेगा। डॉक्टर हरीश सुबासिया हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, उनकी बधाई ले लीजिए। लेकिन एक थोड़ा सा लोगों की समझ में एक बात नहीं आ रही है, अब हल्की फुल्की सी बातें अपन कर रहे हैं कि जिस देश में 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आधारित हैं, अभी वो विकसित भारत कब बन पाएगा? देखो, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं। 81 करोड़ का जो फिगर है वो आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से रिलेटेड। तो वहाँ पे सरकार ने ये लिखा हुआ है कि चाहे गरीबी कुछ भी हो या उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि गाँव की आबादी का 75% और शहर की आबादी का 50% उन लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका कंटेक्स्ट गरीबी से नहीं देखना चाहिए,
इसका कंटेक्स्ट ये देखना चाहिए कि अनाज एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी एक पर्सन की, और क्योंकि हमारी सरकार वेलफेयरिस्टिक सरकार है, तो उसको ये जरूरत पूरी करना भी उसके लिए जरूरत बन जाती है, उसका कर्तव्य बन जाता है। जहाँ तक बात करें लोगों को अनाज मिलने की, कि 81 करोड़ लोग हैं वो, सो उस चीज़ के ऊपर आई थिंक जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन तब भी लोग अगर सरकार प्रोवाइड करा रही है तो ले रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, गरीबी का टॉपिक एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसका कोई ऑफिशियल फिगर भी नहीं है 2011-12 के बाद, तो पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता। बट ये इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, हर तरीके से इसको देखा रहना चाहिए। पंकज अमेरिया हैं, सनी मग्गो हैं, नारद गुर्जर हैं और ममतेश गोयल आपको बधाई दे रहे हैं, उनकी बधाई ले लीजिए। आखिरी का सवाल है चलते चलते, चूंकि आप इकोनॉमिक्स से ही आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में और या जैसे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को लोग नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है? मेरे को व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनकी पॉलिसीज को ऐसे बहुत अच्छे से बहुत डीपली जाके नहीं देखा है। जितना मुझे याद है 1991 के जो दारीकरण का हुआ था, वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा रोल था, और 1991 का जो दारीकरण है उसका आज की जो ग्रोथ है जो आज हम देख पा रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। तो एक उनका कंट्रीब्यूशन मुझे वो दिखता है। साथ में वो 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनका जो आर्थिक जितनी भी पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, उन पर कुछ ना कुछ तो ओरिएंटेशन था ही। और अगर हम देखा जाए तो 2004 से 2013 के बीच में जो ग्रोथ रेट रही इंडिया की, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिया बढ़ा था आगे। और हम देख पा रहे हैं कि इन लास्ट 9 to 10 ईयर्स भी हमारी ग्रोथ रेट कंटिन्यू कर पा रही है इतनी अच्छे तरीके से। तो उनका काफ़ी रोल है, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उनकी जो भी स्टडीज़ हैं, उनकी जो भी रिसर्च हैं, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एज ए प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक वो काफ़ी है। बट क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पोस्ट पर थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और किसी एक पार्टी के उस पे बेसिस पर थे, तो इसलिए शायद लोग बोलते होंगे कि उनका रोल इतना नहीं है, बट उनका काफ़ी रोल रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं ममतेश गोयल हैं, अनीता गोयल और राकेश गोयल, इनकी नमस्कार ले लीजिए। और मेहताब सिंह जी भी आपको बधाई दे रहे हैं, सुधा बंसल भी आपको बधाई दे रही हैं। इनकी बधाई के साथ साथ वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, देश के उत्थान में इनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया है, उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, वो उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो कही जा सकती है उनके लिए, वो ये है कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, वो जैसे मैंने पहले भी बोला, एलपीजी गैस सिलेंडर की पॉलिसी, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान रहा है, और अदर जो भी अदर पॉलिसीज रही हैं, उनका एक जो एंड पॉइंट पे जो डिलीवरी जो है उनकी जो हुई है, वो काफ़ी मुझे लगता है वो एक अलग बिंदु रहा है उनके लिए। और क्योंकि हर सरकार की कुछ अपनी एक पॉलिसीज होती हैं, ऐसे ही इनकी भी कुछ ना कुछ पॉलिसी रही हैं। तो एक डिलीवरी जो होती है पॉलिसीज की, वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज तो वो आई थिंक वो एक काफ़ी उनका एक उसमें काफ़ी रोल रहा है। बाकी तो ये एक सवाल भी पॉलिटिकल एनालिसिस का मुद्दा है। लोगों एक इसका प्रॉपर आंसर एक एनालिसिस के बाद ही जा सकता है कि इस सरकार में कैसा रहा। तो चलते चलते और निराश युवाओं से आपका क्या कहना है, जो कई बार निराश हो जाते हैं परीक्षाएं देते देते, तैयारी करते करते? निराश ना हो, ये कोई जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं वो कोई अंतिम पड़ाव नहीं है जीवन का, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, हर कोई ना कोई सरवाइव करता ही है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पे अच्छा करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि किसी पढ़ाई के फील्ड में ही आप अच्छा करें, बिजनेस भी हो सकता है, आप एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, आप कुछ और फील्ड में भी हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। आपको वो पहचानने की ज़रूरत है और आपको डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है, और निराश ना हो, क्योंकि वो आपकी डेडिकेशन पर्याप्त है आपको एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए। गजेंद्र सोलंकी और घनश्याम सेन और लोकेश शर्मा आपको इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं कि आपने इस छोटे से कस्बे का नाम देश भर में रोशन किया है, उनकी भी बधाई आप ले लीजिए। धन्यवाद।
साथियों, किसी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। और इसी तरीके से सलीके से अपने आप को संवारा निश्चल मित्तल ने, और देश भर में आईएएस की परीक्षा में अपने आप को प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।